इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बन जाएगा A+। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया, ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया। फिर मान लो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस तरीके से ये एनायंस बनते जा रहे हैं, ये कैटायन बनते जा रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि इनमें आपस में बस सेम एटम है और उसके कैटायन और एनायन बन रहे हैं, तो साइज का इनमें क्या ऑर्डर होगा? तो एक चीज देखो, अगर इसको एक बार रेफरेंस माने जो न्यूट्रल एटम है, तो जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अंदर प्रोटॉन तो उतने ही रह रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं। तो यानी सिस्टम क्या होगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाएगा। भाई आपके पास ए के पास, अगर ए के पास जेड प्रोटॉन और जेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो A+ के पास प्रोटॉन तो जेड ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन Z-1 हो जाएंगे। तो दिस सिस्टम इज मोर अट्रैक्टिव, तो ये साइज इससे कम हो जाएगी। अगर आपने फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये A2+ बन जाएगा, साइज और कम हो जाएगी। मतलब A इज ग्रेटर देन A+ ग्रेटर देन, और जब इसी एटम से हम एनाइन बना रहे हैं, A से A- बनाया, तो क्या होगा कि प्रोटॉन तो उतने ही है पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो अट्रैक्शन रिलेटिवली कम हो गया थोड़ा सा। फिर पहले जेड प्रोटॉन जेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करा था, अब जेड प्रोटॉन Z+1 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट कर रहा है, तो साइज A से बढ़ जाएगी। A- एंड सो ऑन। तो ये बात कि कैटायन बनाते जाओगे तो साइज कम होती जाएगी, एनायन बनाते जाओगे तो साइज बढ़ती जाएगी। अब ये तो हो गया कि सेम एटम के कैटायन और एनायन जो हम बना। अब मान लो कि अब बात करते हैं साइज ऑफ, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो बता रहा हूं, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का कंपैरिजन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Na+, Mg2+, Al3+, O2-, तो बातें नहीं करो, O2-, F-, N3-, Si4+। तो ये देखो, इसमें अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाए तो क्या होंगे? आप अगर पुराने PYQ क्वेश्चन देखोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, तो कम से कम अगर उसमें करीबन 20 साल के अगर PYQ 100 है तो उसमें 12-13 क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज का कंपैरिजन दिया, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
हमें मतलब कोई भी 3-4 दे देंगे, कंपेरिजन पूछ लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 11, प्रोटॉन नंबर भी 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए क्योंकि ये 11 थे पर 1 कम कर दिया तो ये, फिर इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन 12 थे, इलेक्ट्रॉन 12 थे न्यूट्रल में, पर अब 2 कम कर दिए, ये भी 10 हो गया। इसमें 13 थे पर 3 कम कर दिए, 10 हो गया। O2- में 8 थे, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, आपने 2 ऐड कर दिए तो 10 हो गए। F- में 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 ऐड कर दिया तो 10 हो गए। N में 7 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल में, ऐड कर दिया। और सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है 14, तो इसमें प्रोटॉन जो Z है इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 8 है, 9 है, 7 है, 14 है, Z ही है, तो प्रोटॉन्स भी रिलेट यही हो जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, नंबर ऑफ शेल्स भी सब में सेम यूज हो रही है, 2 में 2 शेल यूज होंगी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें साइज का क्या हिसाब किताब होगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, साइज या रेडियस is inversely proportional to जितना ज्यादा प्रोटॉन नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा साइज का, तो ये फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस साइज इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, कोई पूछो, सिलिकॉन। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो Si4+ लेस देन Al3+ लेस देन Mg2+ लेस देन Na+ लेस देन आपका हो जाएगा F- लेस देन सबसे बड़ा तो ये बात इतनी सी है और कुछ है, बहुत आसान सी बात। अच्छा अब एक बार इस वाली बात एक और, कभी कभार मान लो जब ऐसा चीज है कि A ग्रेटर देन A+ है, A+ ग्रेटर देन A2+ है, ग्रेटर देन A3+ है, पर कभी ऐसा हो जाए कि कहीं पे आपको ये A2+ पर किसी 2 के बीच में कहीं पे अचानक आपको ऐसा दिया कम तो हो ही रहा है पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, A2+ इज मच हायर देन A3+। इस बात का क्या, अगर सपोज आपको एक एटम A है, उसके डिफरेंट कैटायंस के साइज दिए हुए और आपको ये उसको देख के समझ में आ रहा है A2+ बड़ा, A+ बड़ा होगा A2+ से, A2+ बड़ा होगा A3+ से, लेकिन A3+ बड़ा होगा A4+ से, लेकिन आपने देखा कि नहीं भाई A2+ जब किया उसकी साइज कहीं ज़्यादा बड़ी है A3। इस बात का आप क्या डिरेक्शन,
कैटायंस में जब ऐसा कुछ दिया हो और आपको किसी दो के बीच में ऐसा चीज़ हो, तो इसका डिडक्शन ये है कि A3+ जब बनाया तो साइज बहुत कम हो गई है ना। इसका मतलब यही कि वैसे तो साइज कम हो रहा है जैसे जैसे कैटायन की चार्ज बढ़ा रहे हैं, पर A3+ बनाते समय साइज ड्रेस्टिकली कम हो गई, बहुत कम हो गई। इसका इंडिकेशन ये है कि जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक शेल खत्म हो गया। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकालो क्या हो, एक शेल ही खत्म हो गई, यानी इसकी साइज तो अब कैसे डिसाइड होगी, 2 शेल का स्पीसीज हो गया। अच्छा उसके बाद फिर निकालो तो वो 2 शेल का ही रहेगा। तो कभी का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कैटायन के साइज दिए हुए और वहाँ से आपको पूछा कि डिड्यूस व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीसीज ए। जैसे कि ऐसा इंफॉर्मेशन है तो आप क्या डिड्यूस करोगे कि जब A3+ निकाला तो साइज ड्रेस्टिकली कम हो गई, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो वैलेंस शेल थी वो खत्म हो गई, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। न्यूट्रल जो है उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो दिस इंफॉर्मेशन implies element A has 3 valence electrons. Basic information. तो ये हो गया। अच्छा फिर एक चीज, मैंने वैसे ज्यादातर क्वेश्चन और जिसको बिल्कुल लॉजिकली कह सकते हैं वो तो यही है, पर कहीं कहीं एक चीज और होती है कि अगर स्पीसीज number of shells using for electronic configuration are same, then size या radius is inversely आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए तो साइज बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बिल्कुल लॉजिकल है। यहाँ पे मोर ऑफ द थंब रूल है, पर फिर भी वर्क करता है कि मान लो स्पीसीज अलग अलग हैं, मे बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना भी, पर नंबर ऑफ शेल सेम है यूज होने वाली। तो हम देखते हैं कि जो Z/E जिसकी ज़्यादा होगी उसका साइज छोटा, हायर Z/E, क्योंकि जब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तब तो क्या हो गया, ई तो सबके लिए सेम हो गया, मतलब यहाँ भी ये रूल लग रहा है, पर इधर उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या हो, ई तो सेम ही हो गया,
तो केवल जेड को ही देखना है, जिसका जेड ज़्यादा उसका जेड बाई ई ज़्यादा। पर अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स यूज सेम हो रही है, तो जिसका जेड बाई ई ज़्यादा उसका रेडियस। जैसे एक एग्जांपल देखो, compare the size of FCl Cl माइनस Fe2+। इसका जेड होता है 70, इसका जेड होता है 26। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1:2, 3:2, 3p5। तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 शेल यूज हो रही है। इसका आर्गन जैसा हो जाएगा 3p6, और इसका होता है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d6। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s से, तो इसमें भी क्या हो गया 3 शेल यूज हो रही है, सभी में 3 शेल यूज हो रही है। तो इसका जेड बाई ई है, इसका तो सीधे ही बोल सकते हैं Cl माइनस इज ग्रेटर देन, अभी पर एन बड़ा होगा, बात भी सही है। इसका जेड बाई ई क्या होगा 1, इसका जेड बाई कितना हो जाएगा 17/80। तो इसका जेड बाई ई बड़ा है, ये वाला चीज़ भी काम कर रहा है। Fe2+ के लिए जेड बाई क्या हो जाएगा, जेड है 26 और इलेक्ट्रॉन है 24। तो इसका जेड बाई सबसे बड़ा है, तो इसकी साइज सबसे ये वाली जो चीज़ है ये तो बिल्कुल मतलब मैथमेटिकल ग्राउंड पे, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जब चीज़ें आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो इट वर्क्स मोस्ट ऑफ टाइम, कि जब कोई चीज़ आपको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो गो दिस वे, चांसेज है 90% की सही हो जाएगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे H माइनस है, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इनकी साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये तो एक ही ग्रुप के हैं, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, तो F माइनस में 2 शेल्स हैं, इसमें आपका 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, तो इसमें तो शेल नंबर ही अलग हो गए। तो शेल नंबर अलग हो गए, एक ही ग्रुप के हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज वैसे भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ तो
फ्लोराइड का आपका जो साइज होता है याद नहीं रखना होता है, लेकिन ऐसे ही फिर कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत पूछे आते हैं, ये जनरली जो रेडियस होते हैं, ये जो अगर 100 और के आसपास जब पी होते हैं 100 200, तो ये पी को मीटर PR माइनस हो जाता है आपका, इससे ही बड़ा है। अब एक आता है H माइनस, तो H माइनस डेफिनेटली इसकी साइज H से तो बड़ी ही होगी, कोई बात ही नहीं। पर H माइनस और S माइनस में कोई पूछेगी क्या ऑर्डर, H माइनस में 1s2 और F माइनस में 2 शेल यूज, तो नॉर्मली देख के लगता है कि F माइनस बड़ा होना चाहिए। पर मैं वही बात बता रहा हूँ कि क्योंकि होता क्या है, आप केवल शेल नंबर को देख रहे हो, पर एक तरह से देखो भाई, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, इनफैक्ट यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें चीज जैसी रिवर्स होती है। क्योंकि H माइनस में क्या हुआ, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था H में, आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मतलब परसेंटेज वाइज सोचो तो आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन अट्रैक्ट करा, पर अब प्रोटॉन तो एक ही रह गया, पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा 2, यानी उसका जो राइज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का राइज, लेकिन इट इज नियरली 100% राइज। पहले एक इलेक्ट्रॉन करा था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अट्रैक्शन तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। फ्लोराइड में शेल 2 है, लेकिन फ्लोराइड में आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो क्या हुआ, पहले ही 9 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 9 प्रोटॉन अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट मतलब ये कह सकते हो कि परसेंटेज वाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 100% राइज। तो यहाँ पे जो H माइनस की साइज है, इट इज फाउंड ग्रेटर देन F, इसे चाहे एक्सेप्शन की तरह याद रखो, मतलब रीजनिंग यही है कि द रिलेटिव परसेंटेज इज वेरी है। जब आपने एनायन बनाया, पहले एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ था, और अब एक प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट होता है। इट इज उसकी जो पूरी मतलब आपने उसके लिए 100% राइज, तो उस कारण से साइज काफ़ी वो उतना अट्रैक्शन नहीं है। तो इसमें साइज H माइनस की जो आती भी है वो 134 आती है। अब उसका ये फिर नॉर्मल है, ये बड़ा है, और ये बस अब इसको आप चाहे तो एक्सेप्शन की तरह लिख के रख लो, फिर ये आप एक बात बोल भी सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए कुछ रीजनिंग से भी है कि हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन हाइड्रोजन फैमिली। तो आप एक तरह से बस हाइड्रोजन फैमिली में हाइड्रोजन को मान के ये मान लो कि यहाँ जरा सा कि बाकी तो बढ़ रहा है, लेकिन H माइनस वैसे तो H ऊपर रखा आपने, और H माइनस की साइज फ्लोराइड से तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। एक क्वेश्चन लिखो, और ये तो है कि नॉर्मल जो एटम्स होते हैं, चार्ज दिए जो आयंस दिए, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एक्सेप्शन उसमें हमने एक ही थे, जिसमें एल्यूमिनियम गैलियम का, बाकी सब में वो अफेक्ट चाहे लग भी रहा हो, पर वो उतना नहीं हो पाता कि वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ सके। और एक हुआ है कि जो बॉन्ड जो आपके इनर्ट गैसेज हैं, उनके रेडियस अपने पीरियड में काफ़ी बड़े होते हैं। द रीज़न इज उनके केस में आप वॉन डर वाल्स रेडियस कंसीडर करते हैं।
species has largest and smallest size. mg इनफैक्ट चारों को कंपेयर भी कर सकते, चारों का ऑर्डर भी दे सकते। ये तो हम जानते हैं कि इसमें Al3 प्लस विल बी लेसर देन Al, Mg2 प्लस विल बी लेसर देन Mg। Mg एल्यूमिनियम में क्या होगा? क्योंकि Mg एल्यूमिनियम में दिया along with period aluminum comes later, aluminium less than। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो Al3 प्लस लेस देन एल्यूमिनियम है, लेस देन मैग्नीशियम है, इतना तो हमें पता चलेगा। अब बात रहेगी Mg2 प्लस, कि Mg2 प्लस कहाँ पे प्लेस किया जाए? इधर प्लेस किया जाए, इससे तो छोटा ही, इससे पहले तो हो गई, इससे पहले भी होगा क्या? अच्छा ये भी मालूम है कि Mg2 प्लस जो है, अच्छा Mg2 प्लस और Al3 प्लस में क्या है? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा? Mg2 प्लस, क्योंकि उसका जेड कम है। तो Mg2 प्लस जो है इससे बड़ा है साइज में, तो Mg2 प्लस Al3 प्लस से जो है साइज में बड़ा है, यानी इसके बाद में आएगा। अब इसके बाद तो इससे पहले आएगा, लेकिन बात यह कि यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यहाँ वो Z/E का कॉन्सेप्ट लगा दो, इसका Z/E क्या है? 1। और सब में शेल तो कितनी यूज हो रही है? एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम में 3 शेल यूज हो रही है, Mg2 प्लस में 2 शेल यूज हो रही है, तो Mg2 प्लस से Al की साइज बड़ी होनी चाहिए। तो यानी ये क्या हो जाएगा? Al3 प्लस Al Mg, सबसे बड़ा Mg, सबसे छोटा नहीं। वो सब कैसे बनता है? अगर तुमको कोई एक्सेप्शन जो एक तो बताया है हाइड्रोजन वाला, उसमें वो चीज याद रखो, नहीं तो अदरवाइज
शेल और यूजुअली शेल नंबर ज़्यादा होता है तो साइज भी बड़ी होती है। शेल नंबर जब सेम है, जैसे AL का तो शेल नंबर क्या है 3 यूज हो रहे हैं एलिमेंट के लिए, Mg2+ के लिए 2 यूज हो रहे हैं, तो Mg2+ छोटा होना चाहिए क्योंकि शेल भी कम यूज हो रही है और इलेक्ट्रॉन भी कम है। तो जनरली शेल का मतलब साइज कम, साइज छोटा। हाइड्राइड आयन और फ्लोराइड एक एक्सेप्शन, उसे आप एज ए एक्सेप्शन ही काउंट करते हैं कि H- में जबकि दो एक शेल ही है, F- में 2 शेल है, बट स्टिल साइज ऑफ H- वो एक्सेप्शन की तरह है। बाकी चीजें शेल ज़्यादा साइज यूजुअली। कभी कोई एक्सेप्शन है तो उसको आप बस ये ध्यान रखो कि कोई मतलब बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूवन चीज़ नहीं है, बहुत से फैक्टर लगे हैं, तो कभी कोई एक्सेप्शन और नज़र में आए तो उसको एक्सेप्ट करने में मतलब अगर वो एक फैक्ट है और वो काफ़ी बुक में मिल रहा है, टेक्स्ट बुक NCERT मिल रहा है, तो एक्सेप्ट दैट फैक्ट और उसको। लेकिन अभी तो एक वो H- और F- वाला ही केस ज़्यादातर मैंने देखा है, बाकी तो यूजुअली ज़्यादा शेल ज़्यादा साइज। सेम शेल तो जिसका Z/E ज़्यादा उसकी साइज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो बड़ा लॉजिक है। फिर ये बताओ अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of size. Mg2+ की साइज क्या होगी, लिख गलत थी। Mg2+ साइज क्या होगा, Mg2+ 2 शेल है, AL में 3 शेल, तो ये साइज क्या होगा? क्या वही रहते हैं, क्लियर है ना? ये तो क्लियर है ही, ये वाला पीरियड टेबल से क्लियर है, ये वाली चीज़ क्लियर है, आपस में इनके बीच में क्लियरिटी है, बस इनके बीच में आती है हुई है, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल। ये तो आसान है, क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, O लेस देन और यहाँ पे सबसे बड़ा किसका होगा, जो सबसे छोटा चार्ज है कैटायन का, P3+, तो हमें चाहिए इंक्रीजिंग, तो P5+ लेस देन P, ठीक है। तो साइज के बारे में तो यही है। पढ़ते हैं प्रॉपर्टी।
आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं बहुत बार। ये है क्या? ये पहली बात तो इट इज अ क्वांटिटेटिव measure of the tendency of an element to lose electron। कि एक कोई एलिमेंट है वो इजीली लूज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डिफिकल्टी से करेगा या रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसानी से ना क्वांटिफाई करेगा, इसका एक क्वांटिटेटिव मेजर है। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, मानो एक एलिमेंट ए है, इसकी कोई भी स्टेट हो सकती है। पहली बात तो जैसे मान लो कि आपके पास लिथियम है, तो लिथियम एग्जिस्ट एज सॉलिड मेटालिक बॉन्डिंग का, तो आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 गैसियस। पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट का डिफाइंड है कि उसका एटॉमिक फॉर्म में, और वो भी गैसियस एटॉमिक फॉर्म। जैसे कि आपका लिथियम है तो लिथियम तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट लिथियम सोडियम टू लिथियम गैस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो वो एक अलग एनर्जी है, वो आपको एक्स्ट्रा देनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक गैसियस से A+ गैसियस, इसके एटॉमिक आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक फॉर्म। आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम है, किसी के साथ कोई बॉन्डिंग में नहीं है, जुड़ा नहीं है, और गैसियस फॉर्म से A+ गैसियस बनाना। अगर इसका 1 मोल लेंगे तो ये पर मोल डिफाइन हो जाएगा, यूजुअली पर मोल दिया हुआ होता है। तो इसको करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, या ये प्रोसेस आपको एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली यू आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो विच वाज अंडर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, यू नीड टू सप्लाई एनर्जी। तो ये रिएक्शन का जो डेल्टा जो है इसे एंथैल्पी बोलते हैं, क्योंकि आप सप्लाई करोगे, मतलब ये वाला जो यहाँ इस A+ की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, और वो जो ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है वो आपने सप्लाई किया होगा, तो इसका बोलते हैं डेल्टा H। पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आप हीट सप्लाई करोगे, और जो ये वैल्यू सप्लाई करोगे इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। अब मान लो कोई चाहे कि A+ गैसियस से A2+ गैसियस बनाए, ये भी एंडोथर्मिक होगा, इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी। इनफैक्ट इसमें एनर्जी पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी और कम देनी पड़ेगी। आपने A से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पहले मान लो Z प्रोटॉन्स थे, Z इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आपने 1 निकाला। अब तो Z प्रोटॉन्स है इसमें और इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया, तो अट्रैक्शन और बढ़ गया, तो आपकी मेहनत और बढ़ गई। यानी ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोलता हूँ, तो डेल्टा H2 विल बी ग्रेटर है, और इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन किसका, ऑफ A।
and it can also be called first ionization energy of what? ये जो वैल्यू है it is called second ionization energy of A, or it can also be called first of, कोई बोले कि A का सेकेंड ionization energy मतलब A प्लस A, पर वही चीज को बोलोगे फर्स्ट ionization energy of A plus and so on, A2 plus तो ये डेल्टा S3 इवन हायर होगा, इसको बोलेंगे IE3 of A. It can be called IE3 of A or IE2 of A plus or IE1 of कुछ भी कह सकते हैं। बोर्ड का एटॉमिक मॉडल में आयनाइजेशन एनर्जी आपका ग्राउंड से कितना एनर्जी लेना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को। अब वहाँ तक मैं देखो आयनाइजेशन एनर्जी उधर केस में क्या था, वी वर टॉकिंग अबाउट वर्क वन स्पीसीज, तो वहाँ ये था कि वो वर्क वन स्पीसीज में जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इन्फिनिटी में ले जाने में दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट वर्क वन स्पीसीज। उसमें बोले कि कोई आयनाइज करने के लिए फ्रॉम द फोर्थ स्टेट तो फिर हम E∞ माइनस E4 करते थे, बट दैट वाज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वन। अब हम बात करें इन जनरल, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रॉम इट्स गैसियस एटॉमिक स्टेट आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट्स। सेकेंड एनर्जी A plus A2 plus third A2 plus A3 plus and so on. A plus A2 plus can also be called first ionization energy of A plus, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू मतलब जो I1 होगा, जो IE1 होगा किसी एलिमेंट A का, वो सेकंड से कम होगा डेफिनेटली, ऐसा होगा ही। इट इज अ जनरल ऑर्डर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। First ionization energy of an element has to be less than second, less than third, less than fourth। अब इसमें एक बात और आती है, मान लो कभी ऐसा घट तो रही पर कभी आपको ऐसा दिखा कि IE1 IE2 से कम है, पर IE2 IE3 से बहुत कम है, तो what does this mean? What does it tell about A? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर कोई ये इंफॉर्मेशन है, मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए होंगे, तो न्यूमेरिकल का ये से ये बड़ा होगा, पर ये वाला बहुत बड़ा होगा, फिर ये वापस थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन से ये बात पता चल रही है, तो what it can be said about the valence electron of A? दो वैलेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आई थी तो आपकी डिफिकल्टी बढ़ तो रही थी, पर बहुत बढ़ गई। बहुत बढ़ने का कारण क्या हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते शेल को ही खत्म कर दिया। पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने एक शेल से निकाला, पर तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल से, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में था, मतलब बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडियस में जैसी अलग बात थी। रेडियस में था, हमने देखा था कि रेडियस अगर दिया हुआ A प्लस ग्रेटर देन A2 प्लस मच ग्रेटर देन A3 प्लस, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका रेडियस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाली थी? और ये वाली इंफॉर्मेशन दी साइज की, ये साइज के लिए इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे शेल खत्म हो गया, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। इससे पता चलता है
कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए आर 3। इस इंफॉर्मेशन में मिलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए आर, क्योंकि आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्टी से निकाला, बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब अंदर से तो बाहर कितने, और इसका मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद साइज बहुत कम होगी, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड शेल नीचे की शेल है, यानी बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये तो आयनिक एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, आयनिक एंथैल्पी, आयनिक एनर्जी, कुछ ये बातें। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? फैक्टर्स on which ionization energy depends. पहला साइज, साइज ऑफ एटम। साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर एटम हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो साइज अगर एटम का बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम एट्रैक्शन में होगा न्यूक्लियस से, तो साइज बड़ा तो आपका काम हल्का हो जाएगा, यानी आयनिक एनर्जी इज इनवर्सली साइज के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी हैं। साइज किस पे डिपेंड करता था? साइज डिपेंड्स ऑन, साइज वाज किस पे डिपेंड था? इनवर्सली टू जेड इफेक्टिव, साइज वाज इनवर्स टू जेड इफेक्टिव, तो आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता था? जेड इफेक्टिव although not mathematically but inversely proportional to shielding effect, higher shielding higher होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव क्या था? जेड माइनस सिग्मा। तो ये मतलब मैथमेटिकल ही है पर मतलब ही है एक लैंग्वेज में कि ये बड़ा तो ये छोटा, तो क्या हो जाएगा? आयनिक एनर्जी इज, क्योंकि वो जेड इफेक्टिव ऐसा है तो ये भी ऐसे ही हो। तो इन फैक्टर्स के हिसाब से अगर सोचा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन काम क्या है? अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसा नेचर होगा। तो इन अ ग्रुप क्या होगा? डाउन इन अ ग्रुप हम करते हैं डाउन द ग्रुप, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। तो कैसे आयनिक एनर्जी क्या होगी? डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है? साइज बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ता है और जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा? आयनिक एनर्जी कम होगा। तो आयनिक एनर्जी डिक्रीजेस, ये जनरल थे, एक्सेप्शन इसके बाद बात करें। इन जनरल अगर डिक्रीजेस डाउन, फिर इन अ पीरियड
लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, hence ionization energy proportional to so in a period ionization increases left to right. ये तो जनरल बात है। अब कुछ और फीचर्स जो कि इनको अफेक्ट कर सकते हैं कहीं कहीं पे, ये तो जनरल बात है जिसके हिसाब से पूरी पॉइंट टेबल में इन जनरल चीजें चलती हैं। पर अब देखो, इतनी बातें समझ में, अब दो एक्स्ट्रा फैक्टर और देखो। पेनिट्रेशन अफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आप कह सकते हो ये सबसे मेजर फैक्टर्स नहीं है। मेजर फैक्टर वाला जिसके हिसाब से ये जनरल ट्रेंड डिसाइड होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कहीं कहीं पे एक्सेप्शन के लिए ये जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, पेनिट्रेशन अफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ns ऑर्बिटल होती है, it is more penetrated into the nucleus। मैं जो ns हो, एक सेम n के लिए जो ns होती है, जो ns ऑर्बिटल है, जैसे 2s 2p है, 3s 3p 3d है, तो जो s सेम n का वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है और ज़्यादा उसमें पेनिट्रेटेड होता है। तो ये इनका हो गया ऑर्डर ऑफ penetration into the nucleus। तो अगर जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस में ज्यादा पेनिट्रेटेड है, अंदर घुसी हुई है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ns greater than Np greater than Ne। तो एक ये और एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने ये बात पढ़ी है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, आर मोर स्टेबल देन अदर्स, नियर बाई वाले जो होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना। सो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इज configurations are difficult। इनफैक्ट जो इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैसेज कॉन्फ़िगरेशन में तो इनहेरेंटली ऐसी है कि वो काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो तो आप मेन प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेज आर वेरी
हाई, वो तो मेन में ही डाल आगे ही लिखा। इसलिए जब अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, उस पीरियड के इनर्ट गैस, उसे मेन में ही डाल दो, मेन में ही लिख लो। जब प्रॉपर्टी है तो वहीं पे एक नीचे लिख लो कि द इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन आर वेरी स्टेबल, सो द एनर्जीज आर वेरी हाई। और वो अक्रॉस द पीरियड रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो सबसे लास्ट में क्या आता है, इनर्ट गैस ही आता है, तो उसका सबसे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, क्या आप हमेशा नहीं देखोगे, कभी जब अपने टेबल में देखेंगे तो कहीं कहीं पे इसके थ्रू हम बातों को एक्सप्लेन। अब हम एक बार एस और पी का पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने रेडियस लिखे थे वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, देखा था। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी लिख रहे हैं वो किलो जूल, but we are writing the first ionization energy in किलोजूल पर। फर्स्ट का मतलब जो भी एलिमेंट है ए से, ए गैसियस से ए प्लस गैसियस बनाने के लिए जो पर मोल एनर्जी लगेगी उसकी हम बात कर रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू होती है 1312 किलोजूल पर। लिथियम, सोडियम उससे कम होना चाहिए, होता भी है। पोटेशियम उससे कम होना चाहिए, होता है। रुबीडियम फर्दर लेस होता है। सीजियम 376, फ्रेंशियम और कमी होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना। अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है तो इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से जा रहा है मतलब ए प्लस बना रहा है, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। अगर अच्छे मेटल्स जो होंगे अपना इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली आसानी से लूज करें, तो एज पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर यू कैन से डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, ये बात हम बोलते भी हैं। अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक करेक्टर कैसे एसोसिएटेड है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर मेटेलिक। फिर यहाँ पे बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम का होता है 899, मैग्नीशियम 737, कैल्शियम 590, (509), 503, 501। तो यहां पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं। डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड, इट इज इंक्रीजिंग, होना भी चाहिए। फिर यहां पे पोटेशियम, इधर क्या होगा, यहां 3D सीरीज आ जाएगी स्कैंडियम से जिंक, यहां 4D सीरीज आ जाएगी, यहां 5D सीरीज आ जाएगी और 4F आ जाएगा और यहां 6D एंड 5F आ जाएगा। फिर इधर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंपॉर्टेंट। अरे लिख रहे हैं इसको, नहीं लिख रहे हैं, लास्ट वाले का मिल गया है। निहोनियम होता है लेकिन वो तो स्टेबल ही नहीं होता, बस केवल किसी तरीके से उनकी प्रेजेंस को देखा। बोरॉन में 801 होता है, एल्यूमिनियम 577 होता है, गैलियम 579 होता है, यहां पे अब एक तो अगर डाउन द ग्रुप सोचो तो कुछ अलग लग रहा है, डिक्रीज होना चाहिए था, यहां से डिक्रीज हो, पर एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज होने के बजाय थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। फिर गैलियम से इंडियम वापस डिक्रीज हो, पर इंडियम से थैलियम, फिर आपका इंक्रीज हो। इनफैक्ट थैलियम यहाँ पे बोरॉन से जस्ट कम, ऑर्डर थैलियम यहाँ पहुंच गया और गैलियम इससे जैसा ऊपर, तो ऑर्डर बिल्कुल ही बदल गया। बोरॉन लेस देन, बोरॉन ग्रेटर देन थैलियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम। इसका कारण क्या हो सकता है? डाउन द ग्रुप। तो देखो रेडियस में भी हमने ये बात देखी थी। यहाँ क्या हुआ, जब एल्यूमिनियम से गैलियम आप गए तो आपने यहाँ पे 3D सीरीज पहली बार भरी। 3D सीरीज भाई नॉर्मली डाउन द ग्रुप में जो शेल नंबर है उसका इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, फाइनेंशियल एनर्जी कम हो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनर शेल में गए डी के अंदर, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ा, क्योंकि सिग्मा कम था। जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब वो कंपेंसेट करेगा साइज पे इंक्रीज को, फिर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा।
नॉर्मली होता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, जेड इफेक्टिव सेम रहता है। पर इधर क्या होगा, 3D के अंदर जाने के लिए चाहे डी इलेक्ट्रॉन भरने का उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो उसका क्या हुआ, उसका जेड इफेक्टिव रिलेटिवली बढ़ा और उसने ओवर कंपनसेट कर दिया साइज ऑफ शेल नंबर जो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, आई बढ़ता है, तो यहाँ पे उसका अफेक्ट कम्युनिटी, तो इसकी जरा बहुत फर्क नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट रेडियस में भी ऐसा ही था, थोड़ा सा कम होने के बजाय बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ने जाए कम हो गया, यहाँ पर आयनाइजेशन बढ़ गई। उसके बाद फिर नॉर्मल सी आ गई, क्यों, क्योंकि डी का फीलिंग एक पुरानी बात हो गई, एडजस्ट हो गई चीज़ें। पर यहाँ से एक नई बात क्या हुई, एफ की भरना शुरू हुआ। रेडियस में भी इस बात का फर्क पड़ रहा था, पर रेडियस के केस में फर्क पड़ा पर ऑर्डर नहीं बदल पाया था। पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी देखा कि ऑर्डर भी बदल जाता है। बोले ये याद नहीं, बोला आपको ये आइडियाज ये हैं, लेकिन क्योंकि इवन केमिस्ट भी फाइनली चेक ही करते हैं एक्सपेरिमेंट भी, तो कोई भी है, कोई यहाँ ऐसा तो है कि मैथ्स की तरह कि 2 और 2 जोड़ रहा है तो 4 ही होगा, 4.5 भी उसमें, क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। तो आपको थ्योरेटिकली ही करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, प्रैक्टिकल वे में। लेकिन हाँ, एक बार जब ऐसे एनालाइज करो तो यहाँ देखो कि एक यहाँ एक्सेप्शन है, एक यहाँ एक्सेप्शन है। उसके बाद देखो अभी पीरियड में भी स्टडी करेंगे, पीरियड में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ बात बदल गई, बेरिलियम से बोरॉन आपका कम हो गया, जबकि हम ज़्यादा उम्मीद करें, तो हम लास्ट में देखेंगे, भाई पहले का ग्रुप देखेंगे। देन यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन का होता है 1036, 786, 761, अब एक बात सुनो यहाँ पे, इसमें ऐसा नहीं है कि इस बात का फर्क नहीं आया, लेकिन डी का जो इनर डी का फीलिंग था उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ग्रुप 13 को पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सबसे नई बात थी। यहाँ जाते आते वो अफेक्ट सबसाइड हो गया और नॉर्मल सी आ गई, नॉर्मल सी ऑर्डर में नॉर्मल सी आ गई। ऐसा नहीं कि उसका फर्क यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, फर्क ये महसूस हो रहा है कि इतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, पर रिवर्स थी। लेकिन यहाँ देखो ये अभी भी एक्सेप्शन के ऑलमोस्ट क्लोज आ गए, पर फिर भी एक्सेप्शन है। ये वाले से ये ज़्यादा रीजन कोई 4s का देन नाइट्रोजन, आर्सेनिक, स्टेमियम, नहीं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 1402, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन का है, अच्छा देखो यहाँ पे इस वाले में क्या है, इस वाले में पूरी तरह से नॉर्मल सी है रिटर्न, इससे ये कम, इससे ये कम, इससे ये कम, इससे यानी एक एक्चुअली याद रखो इस एक ग्रुप में एस और पी ब्लॉक में केवल यही 3 एक्सेप्शन।
ऑक्सीजन ये होगा सल्फर 1000, सेलेनियम 941, 869, 813, फ्लोरीन कौन सा टीबी के पास वाला, हाँ ये आपका डिस्मस हो गया BI। तो ये होगा देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन का होता है 1680, क्लोरीन 1256, ब्रोमीन 1142, आयोडीन 1142। फिर यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम का आपका वैल्यू होता है 2370, नियॉन 2080, 1520, 1351। तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये बाकी सब जैसे सोच रहे थे वैसे ही। तो डाउन द ग्रुप में तो एक्सेप्शन आपको केवल एल्यूमिनियम गैलियम, इंडियम थैलियम, तीनों। अब एक्रॉस द पीरियड हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम ज्यादा होना चाहिए था, है भी। ये 1s1 है, वो 1s2 इनर्ट गैस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल। इनफैक्ट दैट हीलियम जो है सबसे ज्यादा हीलियम मींस मैक्सिमम इसमें थे। अक्रॉस द पीरियड नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए, 520 फिर 899। पर ये चीज मतलब जो अक्रॉस पीरियड है एक्सपेक्टेड क्या है, अक्रॉस द पीरियड एक्सपेक्टेड है लिथियम शुड बी लेस देन बेरिलियम, लेस देन बोरॉन, लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन, लेस देन, इट इज एक्सपेक्टेड। अगर सेकंड बेड का लिखें पर इन वैल्यूज को देखो तो क्या पता चलता है एक्सपेरिमेंटली, एक यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, बोरॉन इज कमिंग लेसर देन बेरिलियम, एक गड़बड़ ऑक्सीजन इज कमिंग लेसर देन नाइट्रोजन, यानी ये आपका एक्सपेक्टेड है पर आपको एक्चुअली मिल क्या रहा है एक्सपेरिमेंटली, लिथियम लेस देन बोरॉन, लेस देन बेरिलियम, लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन फ्लोरीन, लेस देन। इनफैक्ट अगर आप थर्ड पीरियड में देखो, थर्ड पीरियड में भी ये ट्रेंड मेंटेन है, एल्यूमिनियम इज लेस देन, हम एक्सपेक्ट करते हैं एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इट इज कमिंग लेसर, एंड we expect sulfur to be greater than phosphorus, but it is coming lesser.
देन दिस। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड में, ये तो सेकंड पीरियड का हुआ, थर्ड पीरियड में भी हमको ये बात मिल रही है कि जो फर्स्ट एनर्जी है वो सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन सिलिकॉन लेस देन सल्फर लेस देन फॉस्फोरस क्लोरीन लेस देन, ये चीज फॉस्फोरस का जो है सल्फर से ज्यादा होगा, ये चीज। फोर्थ पीरियड में भी ये बात मिल रही है और यहां भी ये बात मिल रही है, और ये बात ही बात उसके बाद फोर्थ पीरियड में पोटेशियम लेस देन गैलियम लेस देन कैल्शियम लेस देन जर्मेनियम, यहाँ पे आर्सेनिक और सेलेनियम में सेलेनियम कम होगा, आर्सेनिक ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन और फिर क्रिप्टोन। पर यहाँ पे इधर एक्सेप्शन मिला, ये सोचो, और यहाँ एक्सेप्शन मिला, इधर यहाँ भी एक्सेप्शन मिल रहा है, यहाँ भी एक्सेप्शन, और इधर भी रीजनिंग ढूंढने को, रीजनिंग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपी हुई है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल 1s2, इसका जेड क्या होता है 4 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। यानी जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो तो 2p के इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, निकलने के बाद 2s2 हो जाएगा, जबकि वहां पे इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालने की कोशिश कर रहे हो 2s2 को, क्योंकि फुलफिल्ड है। नहीं, एक तो हो गया फुलफिल्ड है और ये वाला निकलने के बाद फुलफिल्ड हो जाएगा, और दूसरा ये 2s इलेक्ट्रॉन है, ये 2p इलेक्ट्रॉन है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा है 2s का। एक तो ये फुलफिल्ड है, ये निकलने के बाद फुलफिल हो जाएगा 2s2, तो यानी इसका निकालना इस कारण से आसान है। और दूसरा ये 2s से निकल रहा है, ये 2p से निकल रहा है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, इसका कम है। इन दोनों फैक्टर को मिला के द रीजनिंग इज बेरिलियम बिकम्स हायर देन, यानी आप हमेशा याद रखो कि ये 2s2 कॉन्फ़िगरेशन और 2s2 2p1 अगर है तो 2s2 2p1 से निकालना आसान होगा देन। फिर नॉर्मल सी आ गई। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे करता है, तो नाइट्रो ऑक्सीजन में क्या होगा, नाइट्रो कॉन्फ़िगरेशन को क्या होगा, Z7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, 2p3 क्या होगा हाफ फिल्ड, 2p3 क्या होगा हाफ फिल्ड, जबकि ऑक्सीजन क्या है 2p4, ऑक्सीजन क्या है 2p4। अच्छा, निकालना दोनों को p से ही है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज नॉट द रीजन, लेकिन यहाँ रीजन क्या है, एक हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के निकलने के बाद हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो यानी ऑक्सीजन से निकलना थोड़ा सा 2p3 और 2p4 में 2p4 से निकालना आसान है, इस कारण से और फिर तो ये इनर्ट गैस हो जाएगा 2s2 2p6, ये तो फिर नॉर्मल तरीके से। सेम रीजन गोज हियर कि यहाँ पे आप निकाल रहे होगे 1s2 2s2 2p6 3s2 से, यहाँ निकाल रहे हो 3s2 3p1 से, तो 3p1 से निकालना आसान है कंपेयर टू 3s2। एक तो वही कि एक फुलफिल्ड है, एक निकलने का फुलफिल्ड हो जाएगा, दूसरा एक 3p से निकल रहा है, एक 3s से निकल रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और सिमिलरली इसमें हाफ फील्ड वाला बात आ जाएगा,
फैक्टर से, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप पीरियड नीचे जा रहे हो चीज़ें दूर होती जा रही है न्यूक्लियस से, तो ये वाले जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं इनका अफेक्ट डिमिनिशिंग होता है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ इसके बीच में मिल रही है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट। यहाँ पे करीबन डिफरेंस कितना हो गया, 100 के से ज़्यादा हो गया। यहाँ डिफरेंस केवल 12 का रह गया और यहाँ डिफरेंस केवल 6 का रह गया, और इधर आते आते तो नॉर्मल सी ही पहले 3 में सबसे ज़्यादा ये बात का इन्फ्लुएंस यहाँ था इस वाले पे है, उससे कम यहाँ, पर फिर भी था, उससे कम यहाँ, और यहाँ तक तो वो नॉर्मल चीज़ हो गई। तो यहाँ पे इसका रीजन है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी मोर देन द 2p4, 2p3 इज मोर स्टेबल, 3p4 से 3p3 इज मोर स्टेबल, 4p4 से 4p3 इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे एक तो वो स्टेबिलिटी कि 2s2 इज फुलफिल्ड, 2s2 2p1 में निकलने के बाद फुलफिल हो जाएगा, एंड दूसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट, एक 2s से निकालने जा रहे हो, एक 2p से, 2s से निकालना मोर डिफिकल्ट है देन 2p से, वन पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल विद सेम क्वांटम नंबर इज इन द ऑर्डर एज ग्रेटर देन t greater than d greater than f। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या, पेनिट्रेशन टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे भी आया, पर देखो अफेक्ट यहाँ बहुत डोमिनेटिंग था, यहाँ उससे कम हुआ, यहाँ उससे कम हुआ, तो ये चीज़ है। तो ये आपका ये 3 और ये 3, यहाँ एक्सेप्शन, इधर फिर ये तो बढ़ ही रहा है। इसके दिए गए जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यूज वाइज ये दिख रहा है, लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कोई रीजनिंग होनी है, मतलब इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन नहीं रीजनिंग में जैसे ये चीज़ आ रही है, इसका कारण वैसे वही होगा। क्या कारण होगा कि वो जो 4f का फिलिंग है इधर तक बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो ये वैल्यू बढ़ती भी है, ये बड़ी, ये जैसे इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, डाउन द ग्रुप में कम, तो ये इससे नॉर्मली बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक आके इस 4f वाले का इफेक्ट ख़त्म हो गया, पर इधर ये रह गया, तो उस कारण से मे बिकॉज ऑफ दैट। मगर अगर याद है यहाँ भी मार्क करके रख लो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में पी और BI में भी जो नॉर्मल ट्रेन है उससे कुछ अलग है, पर यहाँ रीजनिंग है कि 4f का जो अफेक्ट था फिलिंग का, पुअर शेडिंग अफेक्ट, इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा, उस कारण से इसका इससे ज़्यादा कि पुअर शेडिंग अफेक्ट मतलब मोर ज़्यादा इफेक्टिव, मोर ज़्यादा इफेक्टिव मतलब हायर आयोनाइजेशन। पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर इनफैक्ट पूछते हैं ये वाला, ये वाला, ये और ये जो 4 है, कहीं यहाँ तक आते आते भी अफेक्ट रहता है, पर इतना ज़्यादा डिस्टिंक्टिव अफेक्ट नहीं रहता। मतलब वो ऑल्दो यहाँ पे भी एक्सेप्शन ही है, इधर भी एक्सेप्शन है, ये वाला आर्सेनिक और सेलेनियम, और एक ये भी लेड और बिस्मथ। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये दो, ये पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर को लेके आते हैं। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखिएगा, ये ऑर्डर, ये वाला और ये, यहाँ भी ये चीज़ मिलती है, पर ये बहुत कम मिलता है, मेनली ये दोनों ही ज़्यादा। बात समझ में? इसका रीज़न यहाँ पे जो एक्सेप्शन हुआ रीज़न पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल एज वेल एज फुलफिल्ड वाला जो था, इधर हाफ सेम रीजनिंग है। अब एक और चीज आती है, कोई आपसे पूछे सेकंड पेयर के एलिमेंट के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, राइट द ऑर्डर ऑफ second ionization energy increasing order, write second ionization energy in increasing order for second period elements।
right order of second ionized energies for second period element in increasing order. सेकेंड एनर्जी का ये मतलब सेकेंड एनर्जी क्या होती है कि कोई एलिमेंट ए है तो उसका सेकेंड एनर्जी मतलब ए प्लस से ये बन। तो हम बात कर रहे हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, क्या होना चाहिए कि अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। लेकिन अब जब कॉन्फ़िगरेशंस को देखें यहां पे आप Li मतलब सेकेंड एनर्जी की बात करो तो यहां पे आप क्या निकाल रहे हो, Li प्लस आप बना चुके हैं। Li प्लस से Li प्लस क्या हुआ 1s2, एक शैली खत्म हो से 1s1 बनाने की कोशिश तो ये 1s2 हो चुका है, एक शेल खत्म। मतलब हीलियम से भी ज़्यादा, क्योंकि हीलियम में तो फिर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन आपका 2 था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 2 है पर प्रोटॉन 3 है, ये तो हीलियम से भी ज़्यादा हो गया। अच्छा अब यानी ये काफ़ी हाई होना चाहिए, इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, बिकॉज बाकी सब में आप जो भी करो निकाल सेकेंड शेल से है, इसमें तो आपने एक शेल ही। तो ये हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें 1s2 2s2 2p 2s2 था तो अभी हो चुका 2s1, आप 2s1 से निकाल रहे हो। अब b प्लस क्या बन चुका होगा, आप अब b प्लस को सोचो, b प्लस क्या बन चुका होगा 2s1, बोरॉन क्या बन चुका होगा 2s2, कार्बन कार्बन से मतलब कार्बन कार्बन प्लस बन चुका होगा, है ना, ऐसे सोचो। तो ये आपको निकालना, इससे Be2 प्लस ये करना है, तो ये ऐसा हो चुका नाइट्रोजन प्लस 2p2, ऑक्सीजन प्लस 2p3, F प्लस 2p4, Ne प्लस 2p5। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एक तो ये तो शेल ही खत्म हो गई, तो ये तो बहुत हाई हो गया, ये तो इनर्ट गैस हो गया, एक शेल ही खत्म हो गया, ये तो सबसे आगे। और इनमें
हमने क्या बात पढ़ी थी कि 2H2 से निकालना डिफिकल्ट होता है देन 2H2 2P1 से, यानी ये आपस में बदल जाएंगे। और हमने क्या पढ़ा 2P3 से निकालना डिफिकल्ट होता है देन 2P4 से। तो ऑर्डर हो जाएगा बेरिलियम लेस देन, सेकेंड आयनिक एनर्जी के लिए लिख रहे हैं बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन और ये रिवर्स लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन और लेस देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में यही बात कि सबसे पहले ये तो क्या हो गया, शेल ही खत्म हो गई, तो बहुत हाई हो गई सबसे है। और इनको बस हमने पहले जैसे ही सोचा, पहले हमने क्या बोला 2H2 से डिफिकल्ट था 2H2 2P1, तो यहाँ पे इन दोनों में ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, बाकी ऑर्डर वही है पर ये वाला इससे डिफिकल्ट हो गया, आपस में इन्वेस्ट कर दिया। और ये वाला 2P3 मोर डिफिकल्ट है। बिल्कुल सिमिलर चीज थर्ड पीरियड के लिए भी मिलेगी। ज़्यादातर सेकंड और थर्ड ही आते हैं, उसमें भी सेकंड ज़्यादा और ज़्यादा वाला आता है। यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन, सोडियम। थर्ड पीरियड के लिए हो जाएगा। और बिल्कुल ही अगर उसी तर्ज पे जाओगे तो फोर्थ पीरियड के लिए कैल्शियम, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, सेलेनियम, क्रिप्टॉन, पोटेशियम। बट सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर पूछा आता है सेकेंड आयनिक एनर्जी का, उसका ये लॉजिक ही है। समझे? क्लियर बात समझ नहीं है कि सबसे बड़ी आपका सेकेंड मतलब क्या, A+ से A2+। इसीलिए लिखते समय उसको सेकेंड आयनिक एनर्जी ऑफ A लिखते हैं, A+ नहीं लिखते क्योंकि A+ से A2+ फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ A+, सेकेंड आयनिक एनर्जी ऑफ A। तो ये तो सेकेंड, तो लेकिन हमने उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सबके क्या हो जाएंगे B+, Li+, B+, C+। तो हमने देखा, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, एक का तो शेल ही खत्म हो गया, Na+ में भी शेल खत्म हो जाएगा। इनमें हमने अब पहले पढ़ा है जब फर्स्ट आयनिक एनर्जी कि 2H2 से निकालना 2P1 से डिफिकल्ट है, तो यहाँ हमने पहले ये ऑर्डर लिख दिया। मैं इसके बाद देखा कि इसकी तो शेल ही खत्म हो गई, तो सबसे आगे पहुँच गया। और इनमें जहाँ पे वो चीज़ मिली कि ये वाला डिफिकल्ट है देन दिस, तो इसको चेंज कर दिया। और यहाँ पे 2P3 डिफिकल्ट है देन 2P4 हमने पुराना वाला चीज़ यूज़ किया। ये बस, इसके अलावा है मुझे P ब्लॉक और S ब्लॉक से रिलेटेड इसके अलावा आते हैं यही क्वेश्चन।
ये वाली बात पढ़ लेते हैं। First ionization enthalpy of boron is slightly less than that of beryllium, even though the former has a greater nuclear charge Z effective. When we consider the same principal quantum level, an s electron is attracted to the nucleus more than a p electron, जिसको हम बोलते हैं penetration effect. In beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron, whereas the electron removed during ionization of boron is a p electron. The penetration of a 2s electron to the nucleus is more than that of 2p electron. Hence, the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of electron than the 2s electron of beryllium. Therefore, it is easier to remove the 2p electron from boron compared to the removal of 2s electron from beryllium. Thus, boron has a smaller first IP than, पर मेनली वो पेनिट्रेशन इफेक्ट वाली बात है, वो ज़्यादा है कि 2p is less penetrated versus another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to nitrogen. This arises because in the nitrogen atom 3 2p electrons reside in different atomic orbital according to Hounsou. एक एक पहले फेल होंगे तभी पेयरिंग शुरू होगा, हाफ फिल्ड हो गया। Whereas in the oxygen atom 2 of the 4 2p electrons must occupy same 2p orbital, वही 3 में एक एक होंगे और किसी एक में 2 होंगे। Result in increased electron repulsion. Result in increased electron repulsion, which result in less stability compared to the half filled. Consequently, it is easier to remove the fourth 2p electron from oxygen than it is to remove one of the 3 2p electrons of nitrogen. वही हाफ फिल्ड और वो हाफ फिल्ड नहीं है, निकलने के बाद हाफ फिल्ड। और फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल उसी बेसिस पे कि एक में तो शेल ही खत्म हो गया और बाकी में वही कि 2p1 से निकालना इजियर देन 2p2h2 और 2p3 से निकालना डिफिकल्ट या 2p4 से निकालना इजियर देन 2p3 उस बेसिस पे। पर अब जो 2p3 अब इसका हो चुका था सेकंड के लिए, जो फ्लोरीन था दैट हैज बिकम 2p4 एंड ऑक्सीजन हैज बिकम 2p3। तो 2p3 से निकालना डिफिकल्ट, मतलब ऑक्सीजन से O प्लस से O2 प्लस बनाना मोर डिफिकल्ट है देन F प्लस से जैसे ये क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट हैज, लिख लो पहले,
एन एलिमेंट है सक्सेसिव, ये जो IE1, IE2, I3 इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन। IE1 ऑलवेज लेस होता है देन IE2 देन लेस I3। तो ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपके पास क्या होगा, I1, I2, I3, I4, I5, I6 जो है 1 2 3 4 5 6, तो एक ऊपर गया 940, तो ये I7 है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ नजर आ रहा है कि I6 से I7, मतलब आपका जो 7th इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो कहाँ से निकाल रहे हो? भाई पहले वाला ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, 6 निकाले। 6 निकालने के बाद 7वां जो निकाला उसके लिए बहुत एनर्जी है, मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला? अंदर से निकाला, यानी बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो बाहर अगर 6 इलेक्ट्रॉन तो कौन सा ग्रुप हो गया? 16 ऑक्सीजन फैमिली। 6 + 10 ग्रुप 16। भाई 6 से मतलब क्या होगा? Sp और NH2 NP4, NH2 NP4। तो हमने बोला जब P ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर कैसे निकलता? +10 ऐड कर देते, 16 ग्रुप हो गया ऑक्सीजन फैमिली। क्वेश्चन ये लिखो,
सेकंड पीरियड के होते हैं। तो यहाँ पे पीरियड टेबल हो याद होना बहुत जरूरी है, उनकी पोजिशनिंग, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। बाकी अगर आपको यही ध्यान नहीं रहेगा कि सोडियम कहाँ पे है, बोरोन रिलेटिवली किस जगह पे, तो फिर ये पूरा पढ़ने का कोई सेंस नहीं। ट्राई टू रिमेंबर, मैंने पहले ही बोला था कि एटलीस्ट पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को याद करना। एस ब्लॉक के जो ग्रुप है, जो 6 ग्रुप, और वो पी ब्लॉक के असलों के 2 ग्रुप और 6, उसके 6 डी और डी को बताया वो यहाँ पे 4 पीरियड सीरीज होता है और 4D कांश होता है, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज आपको आना चाहिए। कोई बोले सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लिखो, तो वो आपको लिखना पूरा आना चाहिए, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। अदरवाइज तो इतना सब करने का भी कोई मतलब ही नहीं है जब आपको यही नहीं मालूम कि लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम का लिथियम। तो जब अभी हम सेकेंड पीरियड लिखते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम इसके नीचे होता है। जो फोकस में है वो ये एलिमेंट है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में इनका ऑर्डर क्या होगा? बोरॉन लेस देन, तो नॉर्मल ट्रेड क्या है? बोरॉन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कट होता है एक्सेप्शन। तो बोरॉन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन, अच्छा लिथियम बोरॉन से कम होता है और सोडियम लिथियम से कम होता है। डाउन का ग्रुप लिथियम को हटा, सोडियम लेस देन बोरॉन लेस देन ऑक्सीजन, समझे? एक ये क्वेश्चन करो, लार्जर डिफरेंस किसमें हो? फर्स्ट और सेकंड के बीच। भाई यहाँ देखो, ये आपका इनर्ट गैस है पहले वाला, पहला निकालोगे वो भी सेकंड शेल से है, बहुत डिफिकल्टी होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा वाला उससे ज़्यादा होना ही है, I2 ऑर्बिटल ये I1 होता है। ये दोनों ही दो सेकंड शेल से ही निकलते, यहाँ पे भी दोनों ही थर्ड शेल से ही निकलेंगे, यहाँ दोनों ही सेकंड शेल से निकलेंगे। और दो पहले वाला, अच्छा तो हर केस में I2 ग्रेटर देन I1 तो है ही, लेकिन यहाँ पे देखो पहला जो होगा वो 3s से निकलेगा और दूसरा जो निकलेगा वो 2 सेकंड शेल से निकलेगा। तो यहाँ का जो I2 है मच मच हायर है, फिर पहला इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से निकलेगा और दूसरा सेकंड शेल से। आंसर सबसे मैक्सिमम डिफरेंस